हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था रोमानीवाद जो था वो किस तरीके से राष्ट्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे पहले वाला आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्रांतियों का दौर पढ़ रहे हैं 1830 से लेकर के 1848 ईस्वी के बीच। इससे पहले हम लोगों ने 1830 की क्रांति को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे 1845 की क्रांति और फिर 1848 की क्रांति। आखिर ये दोनों क्रांतियां क्यों हुई? तो इन दोनों क्रांतियों के जड़ में एक चीज जो थी वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी और वो चीज थी भूख, कठिनाइयां। भूख और कठिनाइयां जो थी वो बहुत ही ज्यादा इसके कारण थी, इस आंदोलन के या इस विद्रोह के जो यूरोप में उस समय घटित हुई। आखिर क्या स्थिति बनी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भूख की वृद्धि हुई, बहुत ज्यादा जो है लोगों को कठिनाइयां उठानी पड़ी? तो इसके लिए हम जब अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि 19वीं शताब्दी में यूरोप की जो जनसंख्या थी वो बहुत तेजी से बढ़ी, यानी बहुत ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली 19वीं शताब्दी में। दूसरी चीज ये थी कि जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई तो जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो रोजगार के अवसर थे वो सीमित थे। लेकिन अब हालत ये हो गई कि उन जगहों पर नए रोजगार बन नहीं रहे थे और जनसंख्या बढ़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में जितनी ज्यादा रोजगार उपलब्ध थे उससे ज्यादा नौकरी की मांग होने लगी। अब परिणाम यह हुआ कि जब गांव में ये व्यवस्था नहीं हो पाई तो ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में जो लोग थे वो शहरों की ओर जाने लगे और शहरों की ओर जाने की वजह से उनकी स्थिति जो थी सुधरी नहीं बल्कि और ही ज्यादा खराब हो गई। कारण यह हुआ कि श्रमिकों का शोषण होना शुरू हो गया। मालिकों ने जो है मजदूरों से ज्यादा काम लेना शुरू कर दिया क्योंकि श्रमिकों की संख्या कम नहीं थी। एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर दो काम करने वाले लोग हैं, अगर आपके घर काम करने आ जाए तो आप उनसे बोलिएगा कि एक एक का 50 रुपया देंगे और आपको काम करना होगा। वो कहेंगे कि नहीं, हम काम नहीं करेंगे। दो ही व्यक्ति हैं, वो कहेंगे कि हमको 100 रुपया चाहिए तो आपको मजबूरी में 100 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन जब 1000 मजदूर हो जाए और आपको दो की जरूरत हो तो उसमें से जरूर ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमको केवल भोजन करा दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। ये स्थिति हो गई यूरोप में। लोगों की जो जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई और बढ़ने की वजह से नौकरी की कमी आ गई और ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग जो थे बेरोजगार हुए, बेकार हो गए। और दूसरी तीसरी जो सबसे समस्या थी वो ये चीजें थी कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका था। औद्योगिकरण होने की वजह से मशीनों से जो सामान बनाई जा रही थी उन सामानों की प्रतिस्पर्धा गांव कस्बों में रहने वाले लोगों की बनी हुई सामानें नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में ये प्रतिस्पर्धा जो था वो भी एक बड़ी मुश्किल का कारक था, जिसकी वजह से जो कुटीर और लघु उद्योग टाइप के जो धंधे थे वो सही तरीके से जो है लोगों की आवश्यकताओं पे खरे नहीं उतर रहे थे या उससे उनकी आमदनी ज्यादा नहीं हो रही थी। ऐसी स्थिति में जो है सामानों जो थी वो भी बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा करना पड़ता था। ये तो हो गया उद्योगों की बात। अगर हम बात करें कृषकों की तो कृषकों की हालत भी बहुत खराब थी। जो कृषक थे वो जमींदारी शुल्क या अन्य जो उन पर जिम्मेदारियां दी गई थी उससे वो दबे हुए थे। दिन प्रतिदिन जो है उनकी आमदनी घट रही थी। जो फसल था वो उसका उत्पादन सही से नहीं हो रहा था, लेकिन कर जो था वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था। ऐसी स्थिति में किसान भी जो है वो बहुत ही ज्यादा कर्ज से दबे हुए थे। अब किसान जो थे वो क्यों कर्ज से दब जाते थे? तो ज्यादातर किसान जो होते थे उनको पैसे चुकाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती थी क्योंकि खराब मौसम की वजह से उनकी फसल जो होती थी खराब हो जाती थी। इस वजह से जब खाद्यान्नों की कमी आई तो खाद्यान्नों की कमी आने की वजह से बड़ी संख्या में लोग जो थे वो भुखमरी के शिकार हो गए
क्योंकि गांव के लोगों के पास उतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो महंगी महंगी चीजों को खरीद सके। महंगी चीजें क्या, जो साधारण मूल्य की चीजें थी वो खाद्यान्न न उपलब्ध होने की वजह से उसका दाम बढ़ गया। तो सबसे ज्यादा जो कठिनाई थी गांव में देखने को मिली। और इसी तरह का साल रहा 1945 का और 1948 का। 1948 के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि 1848 का जो काल रहा वो भी रहा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यों 1848 में जो है एक क्रांति हुई और जो उदारवादी वर्ग का शासक था उसको लोगों ने हटाया। उससे पहले जो है हम 1845 की क्रांति को या विद्रोह को देखेंगे। 1845 में जो क्रांति हुआ या विद्रोह हुआ वो सिसिलिया जगह पर हुआ। किस जगह पे हुआ? सिसिलिया। अब ये सिसिलिया में क्यों विद्रोह हुआ? तो सिसिलिया में जो बुनकर थे, बुनकर जो लोग कपड़ा बुनने का काम करते हैं, ज्यादातर जो है उद्योगीकरण की तो गति हो रही थी, लेकिन ज्यादातर जो काम होते थे घरों में होते थे। तो ऐसे में जो ठेकेदार हुआ करते थे वो बुनकरों को क्या करते थे जी, अग्रिम राशि दे देते थे। अग्रिम राशि देने के बाद उनसे जो है वो काम करने के लिए ठेका कर लेते थे, उनके साथ जो है बंद कर लेते थे, अनुबंध कर लेते थे। और ऐसी स्थिति में उन बुनकरों को उन ठेकेदारों के लिए जो है काम करना पड़ता था। तो शुरू में जो ठेकेदार हुआ करते थे बुनकरों को रिझाने के लिए उनको ज्यादा पैसा देते थे, ज्यादा पैसा दे करके उनके साथ अनुबंध कर लेते थे। और किसी कारणवश या किसी वजह से जो होती थी कि वो सही समय पर सामान नहीं बना पाते थे बुनकर, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा कष्ट दिया जाता था। ठीक उसी तरीके से सामान की डिमांड बढ़ा दी जाती थी, लेकिन पैसा जो होता था वो नहीं बढ़ाया जाता था। तो बुनकर जो थे इससे बहुत ही ज्यादा मुश्किल में आ रहे थे। ऐसी स्थिति में बुनकरों ने जो है अपने ठेकेदारों के खिलाफ जो है विद्रोह किया। और ये विद्रोह हुआ सिसिलिया में। हुआ कि लगभग जैसे एक पत्रकार है उनके द्वारा बताया गया कि सिसिलिया जो जगह है वहां 18,000 बुनकर काम करते थे। और बुनकर जो होते थे ठेकेदारों के शोषण से बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और दुखी होकर के उन लोगों ने क्या किया, 4 जून को दोपहर 2 बजे वे क्या हुए, लाइन कतारबद्ध होकर के 2 लाइन में, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, रास्ते के दोनों तरफ में जो है खड़े हो गए और खड़े होकर के एक कतार लगा ली और कतार लगा करके वे ठेकेदार के घर पहुंच गए। ठेकेदार के घर पहुंचने के बाद वो जबरदस्ती उनके घरों में घुस गए और घुस करके जो चमचमाती खिड़कियां थी उनको तोड़ डाला, फर्नीचर था उनको तोड़ डाला, जो चीनी मिट्टी की सामानें थी, कीमती कीमती जो मूर्तियां थी उनको तोड़ डाला। यहाँ तक कि वो जो लोग थे, विद्रोही जो लोग थे यानी जो किसान थे, वो ठेकेदार के भंडार गृह में भी पहुंच गए और उन्होंने कपड़े जो रखे गए थे भंडार गृह में उन कपड़ों को लूट लिया, छिन्न भिन्न कर दिया। अंत में जो ठेकेदार था वो अपनी जान बचा करके पूरे परिवार के साथ घर बार छोड़ करके दूसरे गांव भाग गया। लेकिन हालत ये थी कि इतने ज्यादा लोग जो थे ठेकेदार लोगों से त्रस्त थे कि उस गांव में भी उस ठेकेदार को लोगों ने शरण नहीं दी। परिणाम ये हुआ कि ठेकेदार किसी तरीके से जान बचाता रहा। 24 घंटे के बाद वो सेना की मदद से पुनः वापस लौटा। वापस लौटने के बाद किसानों और सेना या जब उस ठेकेदार के बीच झड़प हुई और झड़प में 11 बुनकरों की जान चली गई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 1845 ईस्वी में किस तरीके से ठेकेदारों से त्रस्त होकर के लोगों ने जो है विद्रोह का रास्ता अपनाया। तो ये एक क्रांति हुई। अगर हम बात करें फिर इस दूसरी क्रांति की, 1848 की क्रांति की, तो 1848 का जो वर्ष था वो भी ठीक ऐसा ही था। चारों ओर जो था व्यापक बेरोजगारी थी, भूखमरी थी और ऐसी स्थिति में जो है लोग जो है विद्रोही हो गए थे। हुआ ये था कि जैसा कि आपको मालूम है 1830 की जो क्रांति हुई, 1830 की क्रांति के बाद वहां जो है उदारवादी शासक लुई फिलिप को गद्दी लोगों ने दी। आपको मालूम है निरंकुश शासन व्यवस्था थी 1930 में। चार्ल्स दशम को लोगों ने गद्दी से उतार फेंका और उतार फेंकने के बाद उन्होंने क्या किया, लुई फिलिप को गद्दी दी थी। तो ऐसी स्थिति में लुई फिलिप जो था
वो उदारवादी था और साथ ही साथ अति महत्वाकांक्षी था। अति महत्वाकांक्षी उसको बोलते हैं जो ज्यादा इच्छा रखता है, मतलब और जो इस तरीके के जो चाहत रखने वाले लोग होते हैं उनको अति महत्वाकांक्षी कहा जाता है। तो लुई फिलिप जो था अति महत्वाकांक्षी था, वो अपने उदारवादियों को खुश तो करना चाहता ही था, जो उसके विरोधी थे यानी जो प्रतिक्रियावादी लोग थे, जो निरंकुश शासन व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, उनको भी वो खुश करना चाहता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए लुई फिलिप ने क्या किया, गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया। गीजो को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब गीजो जो था वो पूरा एकदम कहा जाए कि एकदम कट्टर प्रतिक्रियावादी था। गीजो जो था वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वो किसी भी तरह का न तो वैधानिक सुधार चाहता था, ना ही कानूनी सुधार चाहता था और ना ही सामाजिक सुधार चाहता था। यानी किसी भी तरह का यह सुधार नहीं चाहता था, यानी किसी भी तरह का सुधार नहीं हो। ऐसी स्थिति में वो आर्थिक सुधार भी नहीं चाहता था। तो गीजो जो था वो पूर्ण रूप से क्या था, प्रतिक्रियावादी था। अब इस चीज को जो उदारवादी लोग थे उन लोगों ने पसंद नहीं किया। जाहिर सी बात है, कोई भी पसंद नहीं करेगा कि अगर मैंने आपको उदारवादी समझ करके 1830 की क्रांति में आपको हमने गति दी, लेकिन फिर आप वही काम कर रहे हैं 1848 में जिसको लेकर के हम लोगों ने 1830 में लड़ाई लड़ी थी। गीजो के समय में जो है किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ, और सुधार नहीं होने के साथ साथ न तो इन्होंने विदेश नीति में प्रगति की और न ही कोई इनके पास सुधार कार्यक्रम था। परिणाम यह हुआ कि जो उदारवादी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और दुखी होकर के उन्होंने जो है कई कदम उठाए। जैसे हालत क्या हुई कि देश में जो बेरोजगारी थी और भूखमरी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। किसके शासनकाल में? गीजो के। क्योंकि गीजो को बनाया इसलिए गया था कि वो जरूर कुछ अच्छा करेगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। परिणाम यह हुआ कि जो सुधारवादी लोग थे उन लोगों ने 22 फरवरी 1848 को 22 फरवरी 1848 को पेरिस के थियर्स, याद रखिएगा, पेरिस के थियर्स में उन्होंने क्या किया, एक विशाल भोज का आयोजन किया। यानी एक भोज रखा उन लोगों ने और उसी जगह ये चर्चा की गई कि लुई फिलिप के जो रास्ते हैं उसमें गतिरोध उत्पन्न किया जाएगा। यानी लुई फिलिप के शासनकाल का हम लोग जो है बहिष्कार करेंगे। और ऐसी स्थिति में उनका जो है जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया गया और लुई फिलिप को या गीजो को जो है हटाने की बात कही गई। परिणाम यह हुआ कि लुई फिलिप जो था वो गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया और नेशनल असेंबली ने यानी राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा करके वहां के लोगों को यानी 21 वर्ष से अधिक उम्र के जितने पुरुष थे, ध्यान रखना है महिला नहीं, जितने पुरुष थे उन लोगों को जो है वयस्क मताधिकार के तहत मत देने का अधिकार दिया गया। ठीक उसी तरीके से दूसरा काम किया गया कि लोगों को काम की गारंटी दी गई और इसके लिए काम की गारंटी देने के लिए क्या किया गया, राष्ट्रीय कारखानों की स्थापना की गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ये क्रांतियां हुई किस तरीके से लोगों ने क्रांति करके अपना अधिकार प्राप्त किया और इन अधिकार को प्राप्त करके जो है उन्होंने मिसाल कायम करी अपने साथ साथ दुनिया के देशों के लिए कि वो भी निरंकुश शासन के खिलाफ जो है आवाज उठा सकते हैं और अपने देश को एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।